हज़रात मोहतरम, सबसे ताज़ा तरीन और बड़ा अपडेट ये है कि ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है और सीधा धमकी दे दी है जंग की। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा है कि अगर इजराइल ने बैरूत पर, लेबनान पर हमला किया तो हम जंग शुरू कर देंगे। हमने तमाम अपनी पार्टीज़ को, अपने सहयोगियों को ये बता दिया है कि अब हम लेबनान पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इजराइल ने गड़बड़ की तो हम सीधा इजराइल पर हमला कर देंगे। मैंने एक खबर आपको कल बताई थी, उसका एक बड़ा अपडेट आया है। अमेरिका के अंदर अमेरिका ने इजराइल और लेबनान की मीटिंग करवाई और डील हो गई। डील पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस डील में कहा गया है कि हिजबुल्लाह लिथानी रिवर से पीछे हट जाएगा। लिथानी रिवर के आगे तक आया हुआ है हिजबुल्लाह, तो वो पीछे हट जाएगा और ये पूरा इलाका लेबनान की फ़ौज के कंट्रोल में दे देगा हिजबुल्लाह और इजराइल पर हमला नहीं करेगा। लेकिन इस डील के अंदर ये बात कहीं नहीं लिखी हुई है कि जो इजराइल ने लेबनान की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है वो इजराइल छोड़ेगा कि नहीं, इजराइल की फ़ौज लेबनान से निकलेगी कि नहीं, ये डील में शामिल ही नहीं है। अमेरिका के अंदर ही लेबनान और अमेरिका ने मिलकर जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया कि इलाके में ईरान अनस्टेबिलिटी पैदा कर रहा है, डर आतंक का माहौल बना रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। याद रखिएगा, लेबनान का जो राष्ट्रपति है वो लेबनान का वो व्यक्ति है जिसे ट्रंप ने कहा था कि अगर इसे राष्ट्रपति लेबनान का नहीं बनाया तो मैं लेबनान की चवन्नी की मदद नहीं करूंगा। तो आपको क्या लगता है, लेबनान क्या लेबनान के राष्ट्रपति के कंट्रोल में है? नहीं, लेबनान पूरा अमेरिका के कंट्रोल में है। ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे, खबरों को समझने में आसानी होगी। अब सोचिए दोस्तों, सवाल ये है कि ये दोनों मिलकर ऐलान कर रहे हैं और इन्होंने निंदा किया कि पूरे इलाके में ईरान ने तनाव। ईरान पर सबसे पहला हमला किसने किया? जवाब मिल गया। और अभी सीज फायर के बावजूद कल किस देश ने ईरान के आइलैंड पर, ईरान की बोट पर, ईरान के जहाज़ों पर हमला किया? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आतंकी अगर कोई है तो ये डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू है और कोई नहीं। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, इजराइल से सीज फायर हो ही नहीं सकता, कोई मतलब ही नहीं है सीज फायर का। जब से अभी वाला ये सीज फायर हुआ है, इजराइल ने जो सीज फायर करवाया है, अमेरिका ने जो सीज फायर करवाया है, इस सीज फायर के बावजूद इजराइल ने लेबनान पर बमबारी करके 8 से ज़्यादा लोगों को, लेबनीज को कत्ल कर दिया है। ऐसी डील का क्या फ़ायदा जिस डील के बाद दुनिया खुद अपनी आंखों से देख ले कि जहां सीज फायर करवा दिया गया है उसके बावजूद इजराइल लेबनान पर बमबारी भी कर रहा है और जिन इलाकों और घरों पर लेबनान में इजराइल ने कब्ज़ा किया है वो उन घरों को उड़ा रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें नहीं पता था, ट्रंप ने खुद कहा कि मुझे नहीं पता था कि हिजबुल्लाह बात भी करता है, मैंने पहली बार हिजबुल्लाह से बात की है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि ईरान का मुद्दा और लेबनान का मुद्दा अलग है, हम दोनों मुद्दों पर अलग अलग बात कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, नेतन्याहू ने कहा कि हम शांति से, हम यानी इजराइल और लेबनान शांति से रहना चाहते हैं। बताइए, इजराइल के साथ शांति का नाम कोई समझ में आता है? नहीं, वो शांति से रह ही नहीं सकता। लेकिन ये ड्रामेबाजी है कि नेतन्याहू कह रहा है कि हम और लेबनान शांति से रहना चाहते हैं। इस मुद्दे पर हमने बात की है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप और हम राज़ी हैं कि ठीक है, हम शांति से रह लेंगे, लेकिन हिजबुल्लाह को लेबनान में हथियार डालना होगा। वहीं नेतन्याहू ने इशारा कर दिया है, इशारा क्या, उसने तो साफ बोल दिया है कि ईरान से अभी हमारा कॉन्फ्लिक्ट, अभी हमारी जंग ख़त्म नहीं हुई है। यही तो मैं कहता हूं कि ईरान ने गलती कर दी। अगर उसको सीज फायर करना था तो अमेरिका से कर लेता, 40 दिन लड़ने के बाद सीज फायर करता तो अमेरिका से कर लेता, लेकिन इजराइल से सीज फायर ना करता और नेतन्याहू को बजाता रहता, इजराइल पर बमबारी करता रहता, तो आज इतना फुदक फुदक कर नेतन्याहू
ये सारी बातें ना बोल पाता। मेरे दोस्तों, नेतन्याहू का एक बयान आया, एक इंटरव्यू आया, जिसके अंदर वो ट्रम्प के आगे थोड़ा सा नरम नजर आया है, जैसे वो दादागिरी दिखाता है। इस बार वो तल्खी नहीं दिखाई उसने। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रम्प का मानना ये है कि ईरान से बातचीत करके हम यूरेनियम पर, परमाणु पर कोई हल निकाल सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि ट्रम्प जो करना चाह रहे हैं वो करें। ट्रम्प को मौका मिलना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए कि उनके मन में जो है वो करें। फिर पत्रकार ने पूछा कि क्या एक बातचीत में, बहस में डोनाल्ड ट्रम्प ने आपको पागल कहा था? तो हाँ, नेतन्याहू ने पहली बार कैमरे के सामने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मुझे पागल कहा था नेतन्याहू ने। फैमिली यानी परिवार के बीच इस तरह की बातें कभी कभी हो जाती है, जबकि पागल नहीं दोस्तों, पूरी शुद्ध अंग्रेजी भाषा में डोनाल्ड ट्रम्प ने नेतन्याहू को अम्मा बहन की गालियां बकी थी। साथ ही नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हम ईरान से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं पूरे यूरोप की तरफ से, हम अभी भी मजबूत हैं। हमारी फौज, यानी नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की फौज, अमेरिका की फौज आज भी हमला करने के लिए तैयार है और हर परिस्थिति के लिए तैयार है। लीजिए, उधर डोनाल्ड ट्रम्प ने भी एक्सेप्ट किया है कि मैंने नेतन्याहू को गाली बक दी थी। जी हाँ, उन्होंने सफाई ये दी है कि मैं परेशान हो गया था, जिसके बाद मेरे मुंह से नेतन्याहू को गाली निकल गई थी। यानी दोनों जानवरों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो कितने घटिया तरीन इंसान हैं। एक देश का प्रधानमंत्री है और एक देश का राष्ट्रपति है, दोनों एक दूसरे को अम्मा बहन कर रहे हैं। और ये जब मैंने खुलासा किया था तो ये बातें झुटलाई जा रही थी, लेकिन अब तो दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भैया नेतन्याहू को गालियां बकी है। डोनाल्ड ट्रम्प ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। हजरात, इराक से एक बड़े मज़ेदार वीडियो आया है। इराक का एक ड्राइवर, जिसके ट्रक की आवाज़, ट्रक के हॉर्न की आवाज़ ईरान के शाहिद ड्रोन के आवाज़ से मैच खाती है, तो वो बजा रहा था, मज़े ले रहा था, क्योंकि इराक में ज़्यादातर ईरान के चाहने वाले हैं। अब वो जब बजा रहा था तो इराक की पुलिस ने देखा, अरे शाहिद 136 ड्रोन के आवाज़ वाला सायरन ट्रक में, जिसके बाद उस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। गुलाबी सुअर ने कहा कि बातचीत में आयतुल्लाह शामिल हैं और मुझे लगता है कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर के स्पोक पर्सन, एडवाइज़र ने साफ कहा है कि अगर दुश्मन ने कोई भी गलती की, कोई भी गलत कदम उठाया, तो हम अपनी मिसाइल और ड्रोन से अमेरिका को, दुश्मन को जवाब देंगे। दोस्तों, उधर अमरीकी एजेंसियों और अमरीकियों को जलील किया है ईरानियन मीडिया ने, और ये बात बहुत जेन्युइन है। ये बात मैं 1 साल पहले बोल चुका था। दोस्तों, ईरानियन मीडिया ने कहा है, अमरीकियों को बताया है कि वो तुमसे ट्रेड करता है, अमेरिका तुमसे बिजनेस करता है। पहले वो तुम्हारी ज़मीन पर अपना एयरबेस खोलता है, मिलिट्री बेस खोलता है, फिर तुम्हारी उस ज़मीन से, अपने मिलिट्री बेस से दूसरे देश पर हमला करता है। फिर सामने से जब तुम्हारे देश पर हमला होता है तो वो तुम्हें डिफेंस सिस्टम और हथियार बेचता है। यही स्ट्रेटजी अमेरिका हमेशा से अपनाता आया है। दोस्तों, इस गुलाबी सुअर की बातें अपने ही मुंह से झूठी साबित होती हुई आप जानते हैं, समझते हैं, सारी दुनिया समझ चुकी है कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई झूठा है तो वो डोनाल्ड ट्रम्प है। पहले नंबर पर आज भी अपना वाला ही है। लेकिन आइए मेन मुद्दे पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प की इस गुलाबी सुअर की चालाकी देखिए। उसने ईरान से मांग रखी है कि कोई भी डील होने से पहले आप हमें ये जानकारी दो कि आपने अपना एनरिच यूरेनियम कहाँ रखा है, किस जगह रखा है। अब यहाँ पर मैं रोकता हूँ आपको और आपको वो बयान याद दिलाऊंगा जिसमें पिछले कई दिन से 41 दिन तो वो जंग में भी बोलता रहा गुलाबी सुअर, और जंग खत्म होने के बाद यानी सीज फायर होने के बाद आज तक गुलाबी सुअर यानी डोनाल्ड ट्रम्प ये कहता आया है कि हमने ईरान का एनरिच यूरेनियम खत्म कर दिया है, मलबे में दबा दिया है, इतना नीचे दब गया है कि ईरान उसे खुद निकाल नहीं सकता।
तवज्जो चाहूँगा, याद है ना, गूगल कर लेना। और आप लोगों को तो ये बयान सारे गुलाबी सूअर के याद होंगे। और अब क्या कह रहा है वो अमेरिका, ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है ईरान से, आप अपने एनरिच यूरेनियम की हमें जानकारी दो। अगर आप हमें एनरिच यूरेनियम की जानकारी डील से पहले नहीं देंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हमने ब्लॉकेज किया हुआ है वो हम नहीं खोलेंगे। लीजिए, जो बात मैंने बोली थी आप सब इस बात के गवाह हैं, बिना सोर्स और प्रूफ के बोली थी ना, आज पूरे 1 महीने बाद आपको प्रूफ मिल रहा है। वेस्टर्न इंटेलिजेंस का दावा है, क्या दावा है, कि अब ईरान परमाणु चुपके से बना सकता है। पहले खतरा नहीं था लेकिन अब खतरा बढ़ गया है। जो पहले वाले लीडर थे खामनाई, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, उनका फतवा था, उनके आदेश थे, उनका ऑर्डर था और वो सख्त ऑर्डर था कि हम परमाणु नहीं बनाएंगे। लेकिन अब जब उनको कत्ल कर दिया है और अब जो वहाँ की आवाम है सबका मानना यह है कि परमाणु होना चाहिए, और अब ईरान के पास जब हाईली एनरिच यूरेनियम है तो वो चुपके से परमाणु बना सकता है। ये कौन कह रहा है? वेस्टर्न इंटेलिजेंस कह रही है। और वेस्टर्न इंटेलिजेंस से 1.5 महीना पहले आपके इस भाई ने आपको यही बात बता दी थी। मेरे दोस्तों, एक बड़ा अजीब मामला आया है। अमेरिका का फाइटर जेट उड़ाने वाला पायलट जो जंग के दौरान कुवैत में उड़ान भर रहा था, कुवैत के ऊपर, तो कुवैत ने गलती से दुश्मन का जहाज मानकर उस F-15 को मार गिराया था। फिर कुछ दिन बाद वही पायलट F-15 फाइटर जेट को लेकर उड़ान भरता है और ईरान पर बमबारी करता है। इस बार ईरान ने भी उसके फाइटर जेट को दोबारा मार गिराया और दोनों बार अमेरिका का वो पायलट, फाइटर जेट उड़ाने वाला पायलट, बच गया। इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, शक किया जा रहा है कि ये ईरान की साइड से तो नहीं खेल रहा। एक और सबसे बड़ा अपडेट दूं, अमेरिका के अंदर पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है, पास हो गया है, ठीक। इस बिल में यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, ईरान के खिलाफ जितनी भी फौज स्पेशली ईरान के खिलाफ तैनात की है वो तमाम फौज अमेरिका के राष्ट्रपति निकाल लें, ईरान के खिलाफ तमाम फौज को पीछे कर लें। वाह रे, आज गदीर का दिन। और ऐसी खबर कि भाई घुटने पे ट्रंप पहले से है और अब अमेरिका की पार्लियामेंट भी ईरान के आगे घुटने पर है। उधर ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये कहना है कि अब हमें लॉन्ग रेंज की मिसाइलें, लॉन्ग रेंज के हथियार बनाने चाहिए ताकि हम अपने सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के कातिलों तक पहुंच सके। वहीं कतर के अमीर ने गुलाबी सूअर से, डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के मुद्दे पर फ़ोन पर बात की है। मेरे दोस्तों, शिया सुन्नी करने वाले, शिया समुदाय से नफरत करने वाले भारत में ऐसे बहुत सारे हैं। हालांकि अब वो कीड़े धीरे धीरे ख़त्म हुए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सूअर की जात हैं, ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, सस्ती चाउमीन जैसी दाढ़ी रखकर, अच्छा उनके शक्ल पे ना नूर ना दाढ़ी ना उनके शक्ल पे टोपी अच्छी लग रही, लेकिन मुल्ला जी को नमाज पढ़ाने के लिए कोई मस्जिद भी नहीं मिल रही क्योंकि मुल्ला इतना पढ़ा लिखा है ही नहीं। 4 साल मदरसे रह के अपने आप को मौलवी समझ के नफ़रत दिल में दूसरे समुदाय के लिए लेकर, दूसरे लोगों के लिए, मुसलमान लोगों के लिए जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दिल में उनके लिए भी नफ़रत लेकर ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो भाई कैसे मिलेगी इन्हें कहीं मस्जिद। तो ऐसे कुछ क्रिएटर हैं जो घर में बैठकर रील बनाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, व्यूज़ नहीं आते तो वो क्या करते हैं, कोई ट्रेंडिंग इंसान को पकड़ लेते हैं, ट्रेंडिंग कंटेंट पकड़ लेते हैं, कोई मुद्दा हुआ उसको पकड़ लिया और वो बिल्कुल उल्टा चलने की कोशिश करते हैं। जब सारा समाज, सारी कौम उसके साथ होती है तो ये एक नया मुद्दा लेके आते हैं, नहीं जैसे मेरे मामले में किया गया कि नहीं ये देखो, ये तो ईरान के सपोर्ट में बोलता रहता है, अरबों को गाली बकता है,
नौजुबिल्ला 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 नौजुबिल्ला, साहबाओं को उल्टा सीधा कहता है। ना उनके बाप के पास, ना उनकी अम्मा के दूध में इतना दम कि वो दिखा सके, सुना सके कि मैंने कहाँ किसी साहबा कराम को तौबा तौबा कुछ कहा हो। साहबा कराम छोड़ो, साहबा कराम का कोई साथी हो उनको भी कुछ कहा हो, किसी का नाम किसी के पास नहीं है, ठीक। लेकिन क्योंकि रज़ाग्राफी ट्रेंड में था तो वीडियो खिलाफ बनाना था, क्योंकि चूतड़ में आग लगी थी कि हक बोलने वाला, अबे हमने इतनी नफरत फैलाई, शिया सुन्नी को अलग किया, इसके बयान, इसकी रिपोर्टिंग ने हमारी सारी नफरत को ख़त्म कर दिया है। तो तकलीफ थी और व्यूज़ भी, मेरी बुराई करके व्यूज़ अच्छे मिले, लेकिन कमेंट जब आप खोल के देखेंगे तो माशाल्लाह गालियां उससे ज़्यादा उन्हें मिली हैं। अब सुनिए, उन्होंने मुद्दा उठाया था कि ये जो ईरान ने डील की है, ईरान जो डील कर रहा है, एक वो अब्बास नाम का व्यक्ति है। तो अब्बास नाम होने से आज पता चला कि आप हुसैनी नहीं हो सकते, आप अब्बास नाम रख कर भी यजीदी हो सकते हो। आपका दिल कितना स्याह है वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। आवाज़ उठाई थी, वह स्पेशल बन रहे थे। अरे किसी पार्टी के प्रवक्ता हो, किसी पार्टी के चाटुकार हो, किसी पार्टी के दल्ले हो, वही बन के रहो, बनो कांग्रेस के दल्ले। लेकिन कौम में तफरका पैदा क्यों कर रहे हो भाई साहब? कि जी ईरान ने जो डील की है उसमें फ़लस्तीन शामिल क्यों नहीं है? और मैं मानता हूं कि अरब बुरे हैं। अबे अबे किसी तरफ तो हो जा, या तो अपनी साइड रख दे कोई कि नहीं मैं अपनी फौज भेज रहा हूं, अपना नेता खड़ा कर रहा हूं। क्योंकि अरब तो फ़लस्तीन के लिए नहीं बोल रहे, और ईरान जो अपने लिए, हाँ वो अपने लिए लड़ा, वो नहीं लड़ा था फ़लस्तीन के लिए। भाई ईरान कब कह रहा है कि हम फ़लस्तीन के लिए लड़ रहे थे? ईरान ने कहा कि हमारी लड़ाई कई वजह से इजराइल के साथ है। इजराइल क्यों चिढ़ता है? आप बताइए, इजराइल ईरान से क्यों चिढ़ता है? क्योंकि ईरान अकेला ऐसा देश है जो फ़लस्तीन के लिए 12 महीने बोलता है, ठीक। इस वजह से इजराइल और चिढ़ता है ईरान से। अब नेताजी आ गए कि नहीं भाई, इस डील में जो ईरान डील कर रहा है इसमें फ़लस्तीन नहीं है। अबे चूरन, लेबनान तो सुन्नी मुल्क है, उसके लिए तब से लेकर अब तक ईरान अड़ा हुआ है ना। आज दोबारा सीज फायर हुआ लेबनान में तो ईरान की वजह से हुआ ना। अब कहाँ गए तुम, तुम्हारी नेतागिरी? अरे भाई दलाली कर रहे हो, कांग्रेस की करो, क्यों मतलब कौम में फितना डाल रहे हो यार तुम। कौम में फितना डाल के क्या फ़ायदा? गुनाह है भाई, गलत है। बहरहाल अब सुनो आप, मुंह पे जूता इनके। ईरान ने कहा है, बयान आपके सामने, IRGC ने कहा है कि जब तक बैतुल मुक़द्दस, जब तक मस्जिद अल अक्सा आज़ाद नहीं हो जाती, हमारा रेसिस्टेंट इसी तरह से जारी रहेगा। हमारी लड़ाई, हमारा टकराव, आज़ादी की लड़ाई, फ़लस्तीन की आज़ादी की लड़ाई इजराइल से इसी तरह से जारी रहेगी। अब आओ अब यजीद की औलादो, आओ बोलो, तुम्हारे बाप में इतना दम नहीं, तुम्हारा खून इतना गंदा कि तुम हक छोड़ो, बोलना तो दूर की बात सुन नहीं पा रहे हो। तो अम्मा से पूछो जाके कि अम्मा मेरी पैदाइश से पहले कहाँ कहाँ मुंह मारा था तुमने? हक तो मैं बोल ही नहीं पा रहा, जबान कांप रही है मेरी, लेकिन मैं सुन भी नहीं पा रहा। अम्मा ये क्या है? तौबा करो, गजब बेइज्जती है। उधर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एडवाइज़र से कहा है कि मैं ईरान पर अटैक नहीं करूंगा जब तक हमारा कोई अमरीकी सैनिक ईरान के हमलों में मारा नहीं जाता है। यानी दोनों तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। इससे पहले में मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रंप जो कहता है उसका उल्टा ही करता है, लेकिन इस बार तो उसने अपनी फ़ौज को ही क्लियर कह दिया है कि अटैक नहीं करूंगा, लेकिन अगर ईरान के किसी हमले में हमारा अमरीकी फ़ौजी मारा गया तो मैं सीज़ फायर तोड़कर ईरान पर हमला कर दूंगा। हुर्मुज़ संभालने वाली ईरान की टीम ने कन्फर्म किया है कि हमारी पोर्टल, हमारी साइट पर 300 जहाज़ों ने
साइन अप किया है, रजिस्टर्ड किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सही सलामत निकलने के लिए। उधर भारत ने ईरान की निंदा की है कुवैत पर हमले की और दुख जताया है जो हमारा भारतीय नागरिक मारा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 120 जहाज़ों को अब तक हम ईरान के वापस भेज चुके हैं, अपने ब्लॉकेज से जाने नहीं दिया है, क्रॉस नहीं करने दिया है, और हमारे ब्लॉकेज से ईरान को 90% नुकसान हो रहा है। इजराइल आदत का गंदा है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इजराइल ने गाज़ा के ऊपर ख़तरनाक बमबारी की जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। तबाही जो मची सो मची। إذن هذه الشقة السكنية التي تم استهدافها في إمارة الباد، وهناك عدد من الشهداء وعدد من الجرحى. هناك مكانين متفحمة لا نستطيع تصويرها. إذن عدد من الشهداء والجرحى لا نستطيع التصوير، لا نستطيع تصوير المشاهد. قبل قليل هو في منطقة شارع المخابرات لأحد الشقق السكنية في إمارة الباد. الشقة السكنية वहीं इजराइल गाज़ा के अंदर और मिलिट्री बेस बना रहा है। अभी 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि 60% गाज़ा हमारे कब्ज़े में है और मैंने अपनी फ़ौज को आदेश दिया है कि और गाज़ा में कब्ज़े बढ़ाओ। अब इन अरबों से, इन हराम के जनों से पूछो कि तुम गाज़ा के लिए नहीं बोले, तुम्हें ईरान बुरा लग रहा है, तुम गाज़ा की ज़मीन पे, फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा होते हुए देख रहे हो, तुम इस्लाम और पैगंबरों की निशानियों को इज़राइल के हाथों में जाते हुए देखकर खामोश हो, तुम काहे के मुसलमान हो। एक बार फिर से इज़राइल ने फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा करके सेटलमेंट करने का ऐलान किया है, कब्ज़ा बढ़ाने का ऐलान किया है। मेरे दोस्तों, इज़राइल के आतंकवादियों ने, सेटलर्स ने फ़िलिस्तीनियों की प्रॉपर्टीज़ में आग लगाई है। तो हज़रात, आप ये तमाम इजराइलियों की हरकत देखकर समझ सकते हैं कि भारत में एक ख़ास समुदाय मुसलमानों से क्या चाहता है, मुसलमानों के साथ क्या करना चाहता है। एक मंजर और दिखाऊंगा, ये देखिए, फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक से कई सारे फ़िलिस्तीनियों को इजराइल की फ़ौज गिरफ़्तार करके ले जा रही है। उधर आतंकी इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि गाज़ा के लोग गाज़ा से बाहर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। इसी तरह से फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइल फ़िलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे दोस्तों, यूएन के अंदर जो इजराइल का एनवॉय है, उसने ऐलान किया है कि वक्त आ गया है कि अब हमें उन लोगों की, उन ऑर्गेनाइजेशंस की, उन कंपनियों की, उन लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए जो इजराइल के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे हैं। हज़रात मोहतरम, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।